नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संदीप यादव है। मैं सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट फरीदाबाद मेट्रो हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ, आप में से शायद ही कोई व्यक्ति उस सिम्टम या लक्षण से परे होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खांसी या कॉफिंग। ये रेस्पिरेटरी मेडिसिन का सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है जो लगभग 80 to 90% या उससे ज़्यादा पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है। क्रोनिक कॉफ को डिफ़ाइन किया जाता है एडल्ट्स में अगर 8 हफ्ते से ज़्यादा आपको खांसी हो रही है तो वो क्रोनिक कॉफ में आता है। बच्चों में यही ड्यूरेशन जो होता है वो 4 हफ्ते का माना गया है, यानी 4 हफ्ते से ज़्यादा किसी बच्चे को खांसी हो रही है तो वो क्रोनिक कॉफ में आता है। क्या सारी की सारी खांसियाँ खतरनाक हो सकती हैं या क्या कार्डिनल सिम्टम्स होते हैं उसके साथ जो हार्मफुल हो सकते हैं और हमें तुरंत डॉक्टर को या हॉस्पिटल में विज़िट करना चाहिए, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें खांसी के साथ अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या वीजिंग साउंड हो रहा है तो आपको एस्थमा या दमा, सीओपीडी वगैरह हो सकता है या सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक अलार्मिंग साइन हो सकता है। इसके अलावा अगर खांसी में खून आ रहा है, खांसी में खून के साथ अगर बुखार आ रहा है तो ये टीबी का सिम्टम होता है। बिना बुखार के या वेट लॉस के साथ अगर खांसी में खून के साथ आपको आवाज़ बदल रही है तो ये कैंसर का साइन हो सकता है। ये सारे साइन बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है। अगर हम खांसी को, क्रोनिक कॉफ को 2 पार्ट में डिवाइड करें, जो कि एक है नॉन पल्मोनरी कॉज यानी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जिसमें नहीं है बट फिर भी आपको खांसी हो रही है उसमें, और दूसरा पार्ट है जो पल्मोनरी कॉज जहाँ पे लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से ही आपको खांसी होती है। तो पहले हम बात करेंगे नॉन पल्मोनरी कॉजेज़ की। जी हाँ, इसमें सबसे कॉमन कॉज है PND यानी कि पोस्ट नेज़ल ड्रिप। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस है, तो गले में पीछे की तरफ कुछ सिक्रीशन ड्रिप करते हैं जिसकी वजह से आपको क्रोनिक कॉफ हो सकती है। इसके अलावा अगर हमें हार्ट की प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर में लंग्स में स्वेलिंग होती है, स्पेशली अगर आपको रात में सोते समय, सोने के 1 घंटे 2 घंटे बाद हमें सिम्टम्स आते हैं, इसको भी हम PND बोलते हैं बट इसका फुल फॉर्म होता है पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। ये हार्ट फेलियर का एक साइन हो सकता है। इसमें हमें जितनी जल्दी हो सके कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। इसके अलावा नॉन पल्मोनरी कॉजेज़ में GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होता है, यानी कि रिफ्लक्स की प्रॉब्लम या एसिडिटी की वजह से भी हमें क्रोनिक कॉफ हो सकती है। कुछ मेडिकेशंस हो सकते हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से खांसी हो सकती है। उनमें सबसे कॉमन ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती है जिसमें ACE इनहिबिटर सबसे कॉमनली इन्वॉल्व है। आप में से बहुत सारे पेशेंट रैमेप्रिल या ACE इनहिबिटर की दूसरी दवाएँ, ट्रेंडोलाप्रिल या कोई भी दवा जिसके नाम के अंत में प्रिल आता है, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो वो एक क्रोनिक कॉफ का कॉज हो सकता है। इसके अलावा अगर हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है यानी थ्रोट की प्रॉब्लम है फिर भी हमें क्रोनिक कॉफ हो सकता है। इसके लिए यूजुअली हमें ENT डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। इसके अलावा अगर हमें इस्नोफिलिया है, इस्नोफिलिक फेरेंजाइटिस है, दैट कैन कॉज क्रोनिक कॉफ। एंड लेरेंजियल प्रॉब्लम्स, लेरिंग्स से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी हमें क्रोनिक कॉफ हो सकता है। अब हम अपने टॉपिक पर आएंगे जिस चीज़ का मैं डॉक्टर हूँ, रेस्पिरेटरी मेडिसिन। जो भी पल्मोनरी कॉजेज़ हैं वो हम बात करेंगे एक एक करके। यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, मैं जस्ट ब्रीफ करूँगा। अगर आप में से किसी में भी ऐसे सिम्टम्स हैं तो आपको एक स्पेशलिस्ट, चेस्ट स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। इसमें सबसे कॉमन कॉज होता है ब्रोंकियल अस्थमा। जी हाँ, ब्रोंकियल अस्थमा बच्चों में भी हो सकता है एंड एडल्ट्स में भी हो सकता है। एंड अस्थमा के सबसे कॉमन सिम्टम्स में से क्रोनिक कॉफ ही होता है, यानी आपको 8 हफ्ते से ज़्यादा कॉफिंग हो रही है या सीजनल चेंजेस के साथ, एलर्जीज़ के साथ अगर आपको अस्थमा के सिम्टम खांसी है तो वो हो सकता है। कई बार इसमें एसोसिएटेड सिम्टम जैसे कि वीजिंग का होना, सांस फूलना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कई बार पेशेंट को ये लगता है हमें तो सिर्फ खांसी हो रही है, अस्थमा नहीं हो सकता। जी नहीं, आप गलत हो सकते हैं। अगर सिर्फ खांसी है, सांस नहीं भी फूल रही है, फिर भी ये अस्थमा हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ होती है COPD, जो यूजुअली स्मोकर्स में होती है एंड 35 या 40 ईयर्स के बाद होती है। जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता जाता है ये बीमारी बढ़ती जाती है। COPD को हम बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। स्मोकिंग इज़ द कॉमनेस्ट कॉज है बट अदर फैक्टर्स भी होते हैं जैसे स्मोकिंग हैबिट, या हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पे डस्ट या स्मोक का एक्सपोजर ज़्यादा है तो हमें COPD नाम की घातक बीमारी हो सकती है। ज़्यादातर केसेस में COPD स्टेज 3 या 4 में ही हमारे पास पेशेंट आते हैं क्योंकि अर्ली डिजीज़ में सिम्टम्स ना होने की वजह से पेशेंट को पता ही नहीं चलता। जब तक आपको पता चलता है काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसके अलावा और भी बीमारियां हैं जैसे कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, यूजुअली ये सीनियर सिटीजन्स में देखने को मिलती है। क्रोनिक कॉफ इसमें होता है, महीनों से खांसी हो रही होती है, यूजुअली इसमें ड्राई कॉफिंग होती है।
ILD में एक और फीचर होता है, एक्सर्शन पर यानी वॉक करने पे आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इसके अलावा क्रोनिक कॉफ में इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरकुलोसिस, क्रोनिक निमोनिया, फंगल निमोनिया एट्सेट्रा ये सब भी होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के साथ कुछ कॉमन सिम्टम्स और होते हैं, जैसे कि वेट लॉस होना, शाम के समय बुखार होना, या फिर भूख का न लगना, या अनयूजुअल वेट लॉस। ये सारे सिम्टम्स अगर आपको हैं तो आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। जैसा मैंने पहले बताया, टीबी के साथ कई बार खांसी में खून भी आता है। इसके अलावा लंग्स में प्लूरल इफ्यूज़न या लंग्स में छाती में पानी भर जाना, वो भी टीबी में हो सकता है या फिर कैंसर पेशेंट में भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में क्रोनिक कॉफ इज़ वेरी वेरी कॉमन। फेफड़े का कैंसर, जैसा मैंने पहले बताया कि खांसी के साथ आपको अगर खून आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, या आपकी आवाज़ अचानक से बदल गई है और आवाज़ ठीक नहीं हो रही है, जिसको 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया है, तो ये एक कैंसर का साइन हो सकता है। अगर आप स्मोकर हैं, अगर आपकी एज 40 प्लस है, तो ज़रूर हमें कैंसर को पहले रूल आउट करना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे अनकॉमन डिजीज़ होती हैं, जैसे कि सार्कोइडोसिस हो सकता है, या फिर लिम्फोमा हो सकता है, या फिर लैरेंजियल नर्व की पैल्सी हो सकती है, जिसमें भी क्रोनिक कफ होती है। इतना आज के लिए काफ़ी है, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।